everyone, it's me अंजलि वर्मा, your chemistry educator and welcome to our channel। आज की इस वीडियो में हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर की जो एनसीईआरटी एक्टिविटीज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारी दो ही एक्टिविटीज़ हैं 3.1 एंड 3.2। ठीक है, तो दोनों एक्टिविटीज़ को जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वाई आपको सेट दिया गया है, तो आप या तो पहला सेट ले लो या दूसरा या तीसरा, जो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट के साथ सोडियम कार्बोनेट लेने वाले हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट लेने वाले हैं। फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो यहाँ पर लिख देते हैं, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसको इसके साथ रिएक्ट कराना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सोल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर, यानी कि आप या तो फर्स्ट वाला ले लो या सेकंड वाला या थर्ड वाला, of substances listed under X and Y, each in 10 milliliter in water। ठीक है, take a little amount of solution of Y in a conical flask and some solution of X in an ignition tube। तो यहाँ पर डायग्राम गिवन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल इग्निशन ट्यूब है। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, Y। ठीक है, और X हमने किस में ले रखा है, यहाँ पर मेंशन्ड है, अच्छा नहीं, X हमने ले रखा है यहाँ पर। ठीक है, X हमने इसमें लिया है और ये जो कोनिकल फ्लास्क है इसमें हमने Y ले रखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो ये करना है हमको। ठीक है, hang the ignition tube in the flask carefully, see that the solutions do not get mixed, put a cork on the flask। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्क हमने फ्लास्क में लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद थ्रेड की हेल्प से प्रॉपर्ली इसको रख रखा है सो दैट आपस में ये मिक्स ना करें। ठीक है, ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया हमको यहाँ पर तक क्या क्या करना है। आगे कुछ और यहाँ पर गिवन होगा, वे द फ्लास्क विद इट्स कॉन्टेंट्स केयरफुली, मतलब यहाँ पर ऐसे ही रखना है। ठीक है, ये अभी मिक्स नहीं करा है, कोई रिएक्शन नहीं हुई है, बस हमने रख रखा है, तो इनका हम वेट मेजर करेंगे। ठीक है, मान लो 200 ग्राम आ गया। ठीक है, फिर now tilt and swirl the flask so that the solutions X and Y get mixed। अब हमको क्या करना है, ये जो दोनों हमने solutions ले रखे हैं इनको आपस में मिक्स कर देना है। ठीक है, so this is what we have to do। मिक्स करेंगे तो रिएक्शन होगी। ठीक है, वे अगेन, अब जैसे ही हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया है तो वापस से वे हम करेंगे और हम देखेंगे कि क्या वेट सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। What happens in the reaction flask? Do you think that a chemical reaction has taken place? Why should we put a cork on the mouth of the flask? Does the mass of the flask and its contents change? अब मुझे एक चीज बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सभी लोगों ने पढ़ रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है कि बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन जो टोटल मास होगा ना वो कंजर्व्ड रहेगा। तो अगर बिफोर द रिएक्शन मान लो 200 ग्राम आ रहा था वेट, है ना, तो आफ्टर द रिएक्शन भी तो इतना ही होगा, वेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या वेट चेंज हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फुलफिल होना चाहिए। सो डज द मास ऑफ द फ्लास्क एंड इट्स कंटेंट्स चेंज? नो, मास रिमेन्स द सेम। ठीक है, और क्यों सेम होगा, रीजन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन, व्हाई शुड वी पुट अ कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क, है ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हमने कॉर्क लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है जो लिक्विड्स होते हैं वो इवेपोरेट भी हो जाते हैं ना, इवेपोरेशन प्रोसेस हो जाता है। इवेपोरेशन का मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट से बिलो किसी टेम्परेचर पर जो लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लग रहा है। तो टू अवॉइड evaporation of the liquids, to avoid evaporation of the liquids, हम वहां पर कॉर्क पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आंसर भी हमने कर दिया। Do you think that a chemical reaction has taken place? तो इसका आंसर है yes। और हम कैसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है? तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन देख लेते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो यहाँ पर एक तो कॉपर कार्बोनेट बनता है और सोडियम सल्फेट बनता है। ये जो कॉपर कार्बोनेट बना है ना इसका ब्लूइश ग्रीन कलर का पीपीटी हमको मिलता है। पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट, यानी कि जिस भी कंटेनर में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, उसके बॉटम पर कुछ सॉलिड आके इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है, मतलब वो सॉल्यूबल नहीं है। क्या है ये? इनसॉल्यूबल है, इसी को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ब्लूइश ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिससे हम कह सकते हैं कि यस, एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर अकर करी है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, हम कैसे कह पा रहे हैं कि एक केमिकल रिएक्शन अकर करी है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब ये जो प्रेसिपिटेट है ना, ये इन रिएक्शंस में भी बनेगा। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, देख लो, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, जब इनकी रिएक्शन होगी तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम सल्फेट यहाँ पर बना है, इसका व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। तो अगेन यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर भी एक केमिकल रिएक्शन अकर करी है। ठीक है, फिर क्या था यहाँ पर? थर्ड वाला देख लो, लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर लेड क्लोराइड बनेगा और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, तो लेड क्लोराइड का यहाँ पर प्रेसिपिटेट बना और कौन से कलर का बना? तो व्हाइट कलर का बना। तो यहाँ पर तीनों ही जो हमने सेट्स ले रखे हैं उनमें रिएक्शन हो रही है, और हमें कैसे पता चल रहा है कि रिएक्शन हो रही है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हमने आंसर कर दिया कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, क्यों हो रही है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। हम ऐसा कह पा रहे हैं कि हमें पता चल गया कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन फ्लास्क? तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हैपेंस। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सिंपल था, ये एक्टिविटी सिंपल थी। नेक्स्ट एक्टिविटी पर आ जाते हैं। 3.2 रिफर टू टेबल 3.4, जो कि ये है टेबल 3.4 हमारा। ठीक है, फॉर रेशियो बाय मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स एंड टेबल 3.2 फॉर द एटॉमिक मासेस। ठीक है, इन दोनों टेबल्स का हमको यूज करना है। फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स in the molecules of compounds given in table 3.4. ठीक है, the ratio by number of atoms for a water molecule can be found as follows. तो हमें ये बेसिकली ये जो सिंपलेस्ट रेशियो है ना, ये कैलकुलेट करना है। कहीं ना कहीं इसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, जो हम क्लास 11th में डिटेल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर मॉलिक्यूल गिवन है 2:1, जिससे हमको पता चलता है कि पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमको देखना है। बाकी कंपाउंड्स के लिए, यानी कि अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमको निकालना है। तो ये टेबल हमको बनाना है। ठीक है, तो एलिमेंट, फिर रेशियो बाय मास, तो यहां पर लिख लेते हैं एलिमेंट, रेशियो बाय मास, फिर क्या है? एटॉमिक मास। ठीक है, और फिर ये जो मास रेशियो है डिवाइडेड बाय ये जो एटॉमिक मास है, जिसको हमने U से रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं हमारा सिंपलेस्ट रेशियो, और यही हमको इधर पर निकालना है। ठीक है, तो देखो हमने कैसे निकाला। पहले तो हम यहाँ पर समझते हैं पानी की हेल्प से, H2O की हेल्प से। तो H और O, पानी में यही दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है। रेशियो बाय मास ऑलरेडी हमें टेबल में गिवन है, टेबल पे आ जाओ। देखो यहाँ पर रेशियो बाय मास ऑलरेडी गिवन है 1:8, इसके लिए आएगा 14:3, इसके लिए आएगा 3:8। और आप ये खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये हमको गिवन है ऑलरेडी। एटॉमिक मासेस हमें टेबल में गिवन है, हम खुद भी लर्न है हम लोगों को, तो खुद लिख सकते हैं। फिर ये रेशियो निकालना है, 1/1 1 होगा, 8/16 1/2 होगा। सिंपलेस्ट रेशियो यानी कि ये हमेशा ही होल नंबर्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 था, ये फ्रैक्शन था, तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को होल नंबर में चेंज करने के लिए इंटू 2 कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2, और इधर पर ये कैंसिल होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर करते हैं, हमको होल नंबर्स के फॉर्म में इधर पर निकालना होता है। ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर है। चलो, अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसकी, अमोनिया की, NH3, तो यहाँ पर N और H है। रेशियो बाय मास अगर मुझे खुद निकालना है तो मैं निकाल सकती हूँ। ठीक है, आपको पता है रेशियो बाय मास कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन का मास 14 होता है। ठीक है, रेशियो हाइड्रोजन कितने हैं 3, और हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो कितना आएगा 14:3।
और ऑलरेडी हमको यहाँ पर गिवन भी है, तो 14:3, ठीक है। तो रेशियो बाय मास जैसे यहाँ पर लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी लिखना है 14 और 3। एटॉमिक मास कितना होता है अभी हमने देखा, इसका होगा 14 और इसका कितना होता है 3। एक सेकेंड, इसका होगा हमारे पास 1, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, 3 हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा 14 और इसका हो गया 1, ठीक है। अब दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये क्या है, यू है। 14 डिवाइडेड बाय 14 कितना आएगा 1, फिर यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 3। तो सिंपलेस्ट रेशियो ये तो होल नंबर के फॉर्म में ही है, तो ये 1 और 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ गया हमारे पास 1:3, यानी कि फॉर्मूला क्या होगा NH3, ठीक है। ये फॉर्मूला ही हमको डिराइव करना है, ये चीज तो हमको ऑलरेडी पता है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिख पाए और ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन्ड भी है। बट हमको क्या करना था, अगर हमें नहीं पता है कि क्या फॉर्मूला होगा और हमको फॉर्मूला निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज क्लियर है। सिमिलरली हम CO2 के लिए भी अब ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलो CO2 के लिए यहाँ पर हमें ऑलरेडी रेशियो बाय मास गिवन है 3:8, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन 3:8, ठीक है। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। 3/12 आ जाएगा ये, जो कि कितना हो गया हमारे पास 1/4। ये 8/16 आ जाएगा, जो कि कितना हो गया 1/2। अब मुझे चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो, कैसे आएगा, जब इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा इधर पर 1, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2, है ना। विच मीन्स कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, तो C/O = 1:2, तो फॉर्मूला बन गया CO2, ठीक है। यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है, N/H 1:3, तो फॉर्मूला आ गया यहाँ पर NH3, ठीक है। अगर CO2 का आपको रेशियो बाय मास निकालना है तो वो भी आप खुद से निकाल सकते हो। कैसे, यहाँ पर देखो कार्बन का मास कितना होता है 12, 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 12:32 हो गया ये, है ना। सो 2 इंटू 6, 2 इंटू 16, 3, 8, रेशियो कितना आ गया 3:8, निकाल सकते हो ना। और ये क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन था, इसकी हेल्प से हमने ये निकाला कि हमारे पास कितने एटम्स हैं कार्बन के, कितने ऑक्सीजन के हैं, या फिर इस केस में कितने नाइट्रोजन के हैं, कितने हाइड्रोजन के हैं। और H2O का एग्जाम्पल हमको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन था, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूलाज इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, बस यही था, और बाकी सब तो यार हो ही गया है, ठीक है। 2 ही एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर, एक्टिविटीज़ से क्वेश्चंस आते हैं तो हमने अच्छे से यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली है सारी एक्टिविटीज़। इसके अलावा यार मैंने सारी वीडियोस क्लास 9th की डाल दी हैं ऑलरेडी, चाहे वो NCERT के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हो या टॉपिक वाइज वीडियोस हो, 1 शॉट्स हो, तो डेफिनेटली पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, लाइक कर दो वीडियोज़ को, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, और कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।